हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज के वीडियो में भी हम लोग लगाएंगे लूसेंट का सेट। और ये जो पेजेस नंबर जो मैंने कल दिया था उससे थोड़ा मैंने कम किया क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन फिर छूट जा रहे थे। तो आज जो क्वेश्चन है आपका 167 पेज नंबर से लेकर 172 तक, ये जितने क्वेश्चन हुआ हो सका मैं सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेज नंबर 172 में भी छूटा हुआ है, उसमें उपराष्ट्रपति तक ही मैंने किया है। तो 172 में स्टार्ट होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से। तो 172 से आप देख लीजिएगा 179 तक। 179 तक में है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है राजकीय कार्यपालिका शुरू होगी। ये मैंने इसलिए बता दिया, हो सकता है पेज नंबर अलग अलग हो। तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से लेकर के आपको सर्वोच्च और उच्च न्यायालय तक पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कल के वीडियो में। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। और हाँ, ये जो बुक है मेरे पास लूसेंट की, ये 12वां संस्करण 2019 का बुक है। कई लड़के पूछ रहे थे कौन से बुक से है, मिलता नहीं है ये वो करके। तो मेरे पास 12वां संस्करण का बुक है। अब चलिए लगाते हैं सबसे पहले टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक। आंसर है इसका ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 1931 कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, विरोधों का अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या है 6, जिसमें कि विरोधों का अधिकार ये सम्मिलित नहीं है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी शामिल है। तो आप 6 के 6 मूल अधिकार को याद रखें ताकि इस तरह की से अगर कोई भी ऑप्शन आए तो आप उसे छांट सके। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का क में इसे रखा गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में सम्मिलित था और उसकी संख्या थी 7। तो अब जो है संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1968, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300 का क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो ये गलत है क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक है, बाकी के ऑप्शन सही है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। हाँ, अनुच्छेद 14 से 18 ये जो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार से संबंधित है। निम्न में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है।
आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3 कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, ये जो 14 से 18 है समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत ये सारे उपबंध दिए गए हैं। और ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये है अनुच्छेद 15 में वर्णित है। और ये अल्पसंख्यक को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार ये जो है समता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार या दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का दायित्व जोड़ा गया, वो कितने से कितने साल के बच्चे के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? आंसर है ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने घंटे के अंदर? आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, न्यायपालिका। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुद्दे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, निषेध आदेश। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। निम्न अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई?
आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद 48 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दिया गया है। तो अभी तो मैंने जस्ट बताया था कि ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से। बाकी के ऑप्शन सही हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और 46 में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3। यहाँ पे है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, तो ये सही है क्योंकि जो मूल संविधान थे उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। इसे जो है 42वें संविधान आगे लिखा भी गया है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान जो है भारतीय संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। पहला जो था कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे, तो ये गलत है क्योंकि उसमें मौजूद नहीं थे। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, तो यह कथन किसका था? आंसर है ऑप्शन सी, केटी शाह का। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत और अनुच्छेद 40 में। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? आंसर है ऑप्शन बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। निम्न में से कौन सा एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सभी मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। और हाँ, जैसे कि मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, आप उन सभी को याद कर लीजिए। वैसे ही मौलिक कर्तव्य जो है 11, वो आप 11 मौलिक कर्तव्य जो है उनमें क्या-क्या है, उन सभी को आप याद रख लीजिए ताकि होता क्या है क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, आप नीति निर्देशक तत्व को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं। तो इससे क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा कि तीनों में से कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व में कौन है, तो मौलिक कर्तव्य में कौन है, मौलिक अधिकार में कौन है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिलते-जुलते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, तो यह उपबंध किसमें किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये मूल कर्तव्य में ये उपबंध किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये मूल कर्तव्य में जो है किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। और जैसे कहते हैं ना कि और डीप क्वेश्चन दें, डीप तो इसी तरीके से पूछा जाता है, आपको इसीलिए पेजेस पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि अगर उसमें से कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाता है, तो आप उसका आंसर दें। इस तरह अगर जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए दिए रहते हैं, तो जितने भी मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं, वो 11 क्वेश्चन तो उसी में बन जाएँगे, 11 के 11 से ज़्यादा भी बन जाएँगे। प्रत्येक टॉपिक को मैं लेकर पूछ दूँ कि वो किस स्थान पे है, चाहे वो किस में रखे गए हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए आप उसे खुद से याद करने की कोशिश करें। राष्ट्रपति पद की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58 में। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतलब शामिल नहीं होते हैं। तो कौन-कौन शामिल होते हैं ये आप याद रख लीजिए। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य जो है निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी एवं दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं और केवल इसमें निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। तो आप जैसे कौन-कौन शामिल होते हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। तो जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो आप इसे अच्छे से छाँट सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं, यानी ये सभी विधायी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार और संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार। निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक और तीन, वीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। इनके अलावा यानी कि वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह इनके अलावा बीडी जत्ती भी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार इन्हें नहीं देता है, क्योंकि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाकी के ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का और देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी डी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। भारत के किस राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया? आंसर है ऑप्शन सी, भारत डाकघर संशोधन विधेयक में जो है पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। ये किया गया 1986 में। उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, तो उन्हीं के द्वारा पॉकेट या जेबी वीटो कह सकते हैं आप, का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया गया। भारत में उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा गुप्त मतदान से। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। ये अनुच्छेद 67 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा में ऐसे जो संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि राज्यसभा के जो तत्कालीन सदस्य होते हैं, उनके बहुमत ने पारित किया हो, लेकिन जिसमें कि लोकसभा भी सहमत होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65 में। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आंसर है ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण की तिथि से। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर राधाकृष्णन किस देश के राजदूत थे? आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ के। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है। कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन जो है पहले ही लिखित सूचना देना आवश्यक है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ये तीनों ही कथन सही है। तो आई होप कि हमेशा की तरह 50 क्वेश्चंस के सेट में आज भी स्कोर काफी अच्छा रहा होगा आप सबों का। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और सेट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी तो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।